एक ऐसे समय की कल्पना करो, ज्यादा पहले की बात नहीं है, जब भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खजाना था। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। यह दौलत दुनिया भर से व्यापारियों और यात्रियों को खींचती थी। महल, कला और ऐशो आराम के जीते जागते म्यूजियम, गोलकोंडा के हीरे, कश्मीर के नीलम, दक्षिणी तट के मोती, सब यहां थे। ब्रिटिश शुरू में हमलावर सेनाओं के साथ नहीं आए थे। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के बैनर तले विनम्र व्यापारी बनकर आए थे। उसे सत्ता में दिलचस्पी थी। उसने एक लंबा, धैर्यवान खेल खेला। यह सहायता हमेशा एक भारी कीमत पर आती थी। कीमत थी जमीन, व्यापारिक अधिकार और संप्रभुता। धीरे धीरे व्यापारियों की बही खाता सैन्य मानचित्रों से बदल गए और उनके व्यापारिक केंद्र किलेबंद छावनियों में बदल गए। 1757 में प्लासी का युद्ध, साजिश, धोखा और रिश्वत से हासिल की गई जीत। इस एक घटना ने भारत के सबसे अमीर प्रांत की चाबियां ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। एक बार जब कंपनी की सैन्य शक्ति स्थापित हो गई, लूटपाट एक ऐसे पैमाने पर शुरू हुई जो चौंकाने वाली और व्यवस्थित दोनों थी। वे दूर देश के लोग थे, अचानक दौलत पर बेकाबू हुए। सैनिक दीवारों और फर्नीचर से रत्न निकल आते थे, अपनी जेबें और थैले सोने के मुहरों भरते थे। यह पूरे भारत में दोहराया गया। मैसूर से पुणे तक, लाहौर तक खजाने जब्त किए गए और समुद्र पार जाने की तैयारी में पैक किए गए। इतिहास मिटाया गया, प्रतिष्ठा घटाई गई, महल खाली खोल बन गए, मूक गवाह बने। लूटी हुई दौलत भारत में नहीं रुकी, इसे सावधानी से पैक किया गया। कलकत्ता, मद्रास, बंबई बंदरगाहों से जहाज रवाना हुए। हर जहाज एक तैरता हुआ खजाना था। सोने की ईंटें, हीरे के बक्से, अमूल्य कलाकृतियां, सभी जहाज पर। हिंद महासागर से केप ऑफ गुड होप और अटलांटिक के बाद इंग्लैंड के ठंडे तट। जहाज पर अधिकारी लूट का हिसाब रखते थे, धन भारी था। ब्रिटेन की समृद्धि धीरे धीरे भारत के चुराए धन से बनी और भारत के शहर और गांव गरीबी में डूब रहे थे। कोह-ए-नूर हीरा शायद उनमें सबसे मशहूर है। यह कई शासकों के लिए ताकत का प्रतीक रहा। मुगल, फारसी, अफगान। कोह-ए-नूर की इंग्लैंड यात्रा प्रतीकात्मक थी। इसका प्रदर्शन बड़े पैमाने पर हुआ। इसे फिर से काटा गया और ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में लगाया गया। मयूर सिंहासन, मुगल कला का शिखर, आज गायब है। यह सिंहासन पहले नादिर शाह द्वारा फारस ले जाया गया और बाद में रत्न बिखर गए। इन खजानों की अनुपस्थिति एक ऐसा शून्य छोड़ती है जिसे भरा नहीं जा सकता। यह सिर्फ आर्थिक नहीं, यह सांस्कृतिक क्षति है। क्या हुआ, इसे सही मायने में समझने के लिए इसे एक बड़े पैमाने पर देखना होगा। देखो, नक्शे पर सुनहरी रेखाएं दिल्ली, दक्षिण, मध्य भारत से निकलती हुई। ये रेखाएं बंदरगाहों की ओर बहती हैं। कलकत्ता, बंबई, मद्रास। एक मोटी सुनहरी धमनी समुद्र पार करती है और ग्रेट ब्रिटेन पहुंचती है। नक्शा धीरे धीरे अपना रंग खोता जाता है। सुनहरी चमक फीकी पड़ती है। यह सिर्फ सोना नहीं था, कौशल, उद्योग और भविष्य भी निकाले गए। बंगाल के करघे शांत हो गए, उद्योग नष्ट कर दिए गए। आज के पैसे में अरबों से खरबों, पर असली नुकसान नापना मुश्किल है। जैसे जैसे ब्रिटिश ताकत बढ़ी, भारतीय राजाओं की शानदार दुनिया धुंधली गई। उन्हें कठपुतलियां बना दिया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट दरबार की डोर खींचता। उनकी सेनाएं भंग हुईं, खजाने खाली कर दिए गए और शासक सिर्फ नाम के रह गए। दरबार का संरक्षण गायब हुआ। कलाकार, संगीतकार और कारीगर बेबस थे। जहां कभी शाही संगीत बजता था, अब सैन्य बैंड गॉड सेव द क्वीन बजाते थे। भारतीय राजाओं का युग समाप्त हो चुका था। वैभव इतिहास की छाया में खो गया। आम लोगों ने अपना सहारा और आजीविका खो दी। विनाश गहरा था। यह साम्राज्य खंडहरों पर आधारित था और उन खंडहरों ने कीमत चुकाई। आज 31 अगस्त 2025 है। ब्रिटिश शासन के उन 2 सदियों के दौरान भारत ने असल में क्या खोया? यह सिर्फ सोना, हीरे, कलाकृतियां, औद्योगिक क्षमता और आर्थिक गति का नुकसान। यह हमारी यात्रा की सच्चाई है, पर साथ में हमारी लचीलापन भी है। हमें अपनी खोई विरासत का सम्मान करना चाहिए। यह भविष्य फिर से हासिल करने की दिशा में पहला कदम है।